प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास आष्टा मध्य प्रदेश ASHTA, और मध्य प्रदेश से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप देख रहे हैं कर्क लग्न की कुंडली, कर्क लग्न का नवांश और मीन लग्न का दशमांशा बना है। जन्म कुंडली अध्ययन की आवश्यकता आपको अपने जीवन में इसलिए होती है, अपनी कुंडली दिखाना इसलिए हमें आवश्यक लगता है, या वो इस वजह से आवश्यक है क्योंकि आपके जीने में जैसे भी आप जी रहे हैं उसमें धर्मशास्त्र कहाँ है, उसमें आपके पूर्वजों के शोधन कहाँ हैं, उनकी सीमाएं जो उन्होंने तय कर रखी है वो कहाँ है। सफलता असफलता, मन का एक जैसा नहीं रहना, बुद्धि तीव्र कमज़ोर, स्वास्थ्य एक जैसा नहीं रहना, धन का आवागमन एक जैसा नहीं रहना, ये जो तमाम प्रकार की बातें होती हैं जहाँ पे आपका प्रश्न और आपका मन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता है कि आप तो सब कुछ चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो फिर क्यों नहीं मिलता। आप तो चाहते हैं कि परिवार में एकदम सामंजस्य सबके बीच में बना रहे, वो क्यों नहीं होता। आप तो चाहते हैं कि आप प्रत्येक दिन सुबह, वर्ष के 365 दिन आप एक ही समय पे जागें और एक ही समय पे सो जाए, फिर ये विलंब कैसे हो जाता है। सोना जागना, रोना हंसना, क्रोध और अवसाद, प्राप्त होने में सुख और नहीं प्राप्त होने में दुख, ये कहाँ से नियंत्रित होता है, प्रश्न उठता है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपकी कुंडली में बैठे ग्रह देते हैं, और आप जैसे चाहे जी रहे हैं वैसे जी लीजिए, पर निश्चित रूप से अपनी कुंडली के अध्ययन से और अध्ययन के बाद आपके काम करने के तरीके में जब बदलाव होता है और जब आप सफल होने लगते हैं तो फिर आपको इस ज्योतिष शास्त्र की आदत हो जाती है, और फिर आप कोई भी वो काम करते हैं तो बिना ज्योतिषीय सलाह से नहीं करते। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आज के समय में राजा सब कोई बनना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि वो राजा बने, वो राजा ही बनना चाहते हैं, पर वस्तुतः वो बिना अपने संस्कारों को अपने साथ रखे हुए राजा बनना चाहते हैं, है ना। वो यज्ञ करना चाहते हैं, वो मजबूत होना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, पर उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं बस उसका पालन नहीं करना चाहते। और आजकल तो मैं तो ये बात भी कई बार कहता हूँ कि आजकल के समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अगर अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को, किसी ब्राह्मण को दिखा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो वो एहसान कर रहे हैं उस ब्राह्मण के ऊपर। ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति के ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस तामझाम से बाहर निकलना होगा और अपने आप को बुद्धिमान बना करके, जिज्ञासु हो करके अपनी कुंडली को जानना और अपनी ऊर्जा से मेल करना होगा, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा ने असीम शक्ति भेजी है। और जब आप मृत्यु के शैया पे लेटे रहेंगे तब आपको लगेगा कि ओह, मैं तो जीवन में ये सब कर सकता था जो मैं सोच रहा था। अब ये जीवन की लीला समाप्त होने वाली है। अब पता नहीं फिर से ये जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होगी कि नहीं होगी, फिर से ये सारे संसाधन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर से ये भुजाओं में उतना बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे कर लेना चाहिए था जो मैं सोच रहा था, और मुझे ज़रूर उस समय के लिए जितने भी वांछित अवांछित जितने भी कृत्य थे, जितनी भी सलाह मशवरा जितनी भी बनती थी, चाहे जिस किसी से भी लेना था, मुझे ले लेना चाहिए था। अब वो समय निकल चुका है। युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान ने उसी समय क्यों बात बताई? क्योंकि वो समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। युद्ध की रणभेरी बज जाए और फिर आपको कोई उपदेश दे तो आप क्या कहेंगे? अभी चुप रहो, अभी मुझे मेरा काम करने दो। पर वहाँ पे दोनों ही एक उपदेशक बनते हैं और एक दूसरे जो हैं वो उपदेश को सुनने वाले बन जाते हैं। एक वाचक जो कथा के, जो संपूर्ण गीता के वाचक हो जाते हैं, और एक श्रोता बन जाते हैं। एक भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करने वाले बन जाते हैं और दूसरे वो दर्शन कराने वाले बन जाते हैं। नर नारायण का जो स्वरूप है भगवान का, कृष्ण का और अर्जुन का, तो ये हमारे जीवन में इनका तारतम्य होना अत्यंत आवश्यक है। और ये बात भी मैं कहता हूँ
अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की कुंडली दिखानी चाहिए। आपके परिवार में कौन सा सदस्य आपके लिए कैसा बन रहा है, कौन से परिवार के सदस्य से आपकी कैसी मैत्री रहेगी। आज ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था तो मैंने कहा कि इसमें आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कभी सिखाना हो, उसे टोकना हो तो आप अपने पति से कहिए, वो टोकें उसे। ये ज्ञान हमें कहाँ से होगा? इस वजह से भी कई बार हमारे समाज में जो माता और पिता या बच्चों के संबंधों का जो ताना बाना है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमें ये विश्वास, ये ज्ञान ही नहीं रहता है, हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा अगर कोई काम गलत कर रहा है तो माता और पिता में से कौन उसे डांटेगा, कौन उसे रोकने के लिए आगे आएगा? पिता डांटेंगे या माता का डांटना ठीक रहेगा? क्योंकि किसके साथ उसकी बनेगी ज़्यादा और क्यों वो किसी के भी डांटने पे नहीं रुकने वाला है, ये बात भी हमें कुंडली अध्ययन से ही पता चलती है। ये तमाम प्रकार के जो आपके प्रश्न हैं जो इस समय के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आजकल संस्कारों का जो दोहन जिस प्रकार से हो रहा है, जिस तरीके से धर्म का दोहन हमारे जीवन से गायब हो रहा है, जैसे हम धर्म का दोहन कर रहे हैं, उस हिसाब से तो कुंडली अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। जब सब चीज़ कर ही रहे हैं, सब चीज़ तो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बीमार पड़ते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सिलेबस खरीदने जाते हैं तो पता नहीं वो जो आजकल होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये करना है, गाइड जो पता नहीं, जब आप किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो गाइड का सहारा लेते हैं। दुनिया का हर क्षेत्र, हर व्यक्ति सारा काम करता है और उस क्षेत्र के महारथी से सलाह भी लेता है। बस दुनिया का हर एक क्षेत्र आपको ये कहता है कि धर्म की बात ना सुनो, शास्त्र की बात मत सुनो। दुनिया का हर सफल व्यक्ति आपको ये कहेगा नहीं, ज्योतिष में कुछ नहीं रखा है, अपने काम पे विश्वास करो, जबकि वो स्वयं उस पे 100% टिका हुआ है। अपने सारे निर्णय वो ज्योतिषी से पूछ करके ही लेता है, पर आपको मना करेगा। जितने डॉक्टर हैं वो कहेंगे ज्योतिष में विश्वास नहीं है, मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है, पर स्वयं उनके कांटेक्ट में एक नहीं हजारों ज्योतिषी होते। ये समाज की सच्चाई है, बात समझने वाली है। इस वजह से इस बात की आवश्यकता है कि आप अपनी कुंडली निश्चित रूप से दिखाइए, किसी को भी दिखाइए, पर जरूर दिखाइए। उससे आपको बहुत सारी, कुछ नहीं तो समझ में तो आएगा कि एक ब्राह्मण के पास आपका जो धन गया है और ब्राह्मण को आप जो दिखा रहे हैं उसने आपकी कुंडली के बारे में क्या बात कही है। हम डर जाते हैं, कई बार हमारे पास भी कुंडलियाँ आती हैं, कहते हैं पंडित जी मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। तो ज्योतिष डरने का विषय नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करने का विषय है, यह आपके सम्मान की वृद्धि करता है, यह आपके यश की वृद्धि करता है, यह आपके पराक्रम की वृद्धि करता है, यह आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और सांसारिक के साथ जितने भी लौकिक, पारलौकिक, इहलौकिक जितने सुख हैं, इन सब की वृद्धि करने का शास्त्र है। यहाँ से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, घटता नहीं है। हाँ, कई बार ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे हम उसे अलग तरीके से समझ लेते हैं, इस वजह से हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। पर यह क्या कहा कि पूर्व के काल से जो पीछे बीता, वर्तमान से और भविष्य की तरफ, इन तीनों का जहाँ पे सार छुपा हुआ है वो ज्योतिष का विषय है। यहाँ पे आपके जन्म के समय, इस वजह से इस विषय को जानना बहुत आवश्यक होता है। इतनी सारी बातें मैं रोज दिन इस वजह से कहता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में एक अच्छी बात डाली जा सके। मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। जन्म हुआ है ज्येष्ठ माह में, अब ज़रा ध्यान से देखिए ये कैसे आपकी मदद करता है। आप सोच रहे हैं कि मुझे घर के पास रहना है, जबकि कुंडली आपको ये कह रही है कि नहीं, आपको पैसा बचाना है और धन कमाना है तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना होगा। अगर आप घर के पास रहेंगे तो हो सकता है कि आपके पैसे बचे ही नहीं, आपके सारे पैसे नष्ट हो जाएं, खर्च हो जाएं, और आप भविष्य को लेकर के, इस बात को लेकर के चिंतित है कि मैं कमा तो रहा हूँ पर पैसे बच नहीं रहे हैं। तो घर से बाहर जाएंगे तब पैसे बचेंगे, और प्रैक्टिकल उदाहरण होगा कि घर से बाहर जाएंगे तो पैसे बचेंगे कैसे। पर कई बार आपकी आमदनी बाहर जाने से बढ़ जाएगी, वो दिशा का बल आपको मिलेगा जिस वजह से आपको आपके रोजगार में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, इस वजह से आपके पैसे बच जाएंगे। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं तो यहाँ पे वो बलवान हो जाते हैं, जैसे शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा अगर बलवान हुए तो क्या होगा, आप किसी भी विषय में अगर कभी हताश निराश होंगे तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। आप अंदर से, आपके अंदर का मन, बुद्धि, चित्त जो है वो शांत रहेगा और आप सकारात्मक बिहेवियर के साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, मुझे तो हारना नहीं है। तो इससे आपको बल मिला, आप हारे नहीं, आप आगे बढ़े। तो ये कुंडली इसमें आपकी सहायता कर देती है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा ये सूचित करते हैं कि आपको नियमित होना होगा, क्योंकि आप जब कभी भी अनियमित होते हैं तो उसमें कारण यही है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा आपको अनियमित कर रहे हैं।
तो आपके ऊपर ये आपको मजबूती से इस बात को लागू करना हो, नहीं मुझे समय पे सोना है और समय पे जागना है। मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ उसे लगातार करूँ और पूरे नियम के साथ करूँ, कभी भी उसे बीच में ना छोड़ूं। जो काम जहाँ से शुरू किया है उसे अंतिम स्वरूप दूं, बीच से काम न छोड़ूं, बार बार काम न बदलूं, बार बार अपने दिमाग में किसी भी एक विषय को लेकर के विचार न बदलूं, मित्र न बदलूं, शत्रु न बदलूं। और तो मैं तो ये भी बात कहता हूँ, भगवान राम ने जब राक्षस राज रावण को मार दिया था तो अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेजा था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शत्रु भी बड़े ही तुम्हारे ही जैसे होने चाहिए, शास्त्र को जानने वाले होने चाहिए। शत्रु कोई सामान्य छोटा शत्रु नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ आपके शत्रु कैसे हैं, उनके अंदर की क्षमता और उनके जो तिकड़ेपन की बात है वो आपको जानने की आवश्यकता है, रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आप ऐसा तो नहीं है कि इमोशनल होकर के किसी का लगातार लाभ करते जा रहे हैं और वो व्यक्ति आपका लाभ ले रहा है। यहाँ से आपको सावधान होना होगा। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा हैं, इस वजह से हमारी वाणी कलुषित न हो, हम कड़वा न बोलें, हम शांत रहें, हमारा धैर्य जवाब न दे। जब कभी भी विषम परिस्थिति आती है तो हम उत्तेजित होते हैं, उद्वेलित होते हैं। हम वहाँ पे अपने आप को शांत रहें। जहाँ क्रोध करना है वहीं क्रोध करेंगे, जहाँ शांत रहना है वहाँ शांत रहेंगे। इस बात की आवश्यकता है। शनिवार को जन्मे हैं, ऐसे में ज्योतिष आपकी कैसे मदद करता है? वार से ज्योतिष का क्या संबंध है? वार से हमारे जीवन का क्या संबंध है? तो इसमें शास्त्रकार लिखते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म शनिवार को होता है वो चाहे उसको कितनी भी चीज़ें दे दी जाती हैं फिर भी उसके पास एक असंतोष बना रहता है। मतलब अब यहाँ पे हमें दो तरीके से लड़ना होगा। एक कि हम अपने असंतोष की स्थिति को पहचानें, हमारे पास चीज़ें हैं पर फिर भी हम असंतोषी हैं जिससे हमारा मन दुखी होता है। और दूसरा, वो असंतोष किस कारण से है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें असंतोष, हमारे जीवन में असंतोष का कारण बन रही है। हम जब तक इन दोनों चीज़ों का समग्र रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में चित्त को शांति नहीं मिलेगी। बात है कि नहीं है? आपका कारण क्या है असंतुष्ट होने का? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपका जीवन असंतुष्ट हो रहा है? तो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो लक्ष्य है, वो क्या है, ये कौन बताएगा? ये ज्योतिषी बताएगा। तो हमें हमारे ऊपर इस बात को भी आरोपित करना होगा, अपने मन को ये समझाना होगा कि नहीं, हमारे पास जितना है ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और मैं इतने में ही असंतुष्ट न हूँ, संतुष्ट रहूँ। जो मिला है हम उसके प्रति एकदम बिल्कुल कोई बिना बैर भाव के एकदम मजबूती से बने, नहीं मुझे मिला है और ये मेरे लिए उपयुक्त था। आपकी गलती से आपके जीवन में जो चीज़ मिली है उसका साम्य देख लीजिए, उसकी तुलना कर लीजिए। आप किस चीज़ के योग्य थे? जो आपको मिला है उसको आपने बहुत, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है कि आपको जो मिला है। हमें जो मिला है हम उसके योग्य नहीं हैं। जीवन में मनुष्य अगर ये बात समझ ले कि उसके पास जो चीज़ मिली है और जिस चीज़ के लिए वो प्रयासरत है, जब योग्य हो जाएगा तो वो चीज़ उसे मिल जाएगी, चाहे कुछ भी हो। तो ये बात समझनी होगी। ये शनिवार से आता है, भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं। अब यहाँ व्यक्ति, ये बात बहुत अच्छी हो जाती है कि व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ेगा उसके भाग्य को बदल देगा, भर देगा, भाग्य को भर देगा। तो यहाँ पे आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में आपके आने से उस व्यक्ति का जीवन भी प्रोग्रेसिव होगा, आगे बढ़ेगा। पर बात यह है कि आप कई बार उत्तेजित होंगे, उद्वेलित होंगे, कठोर हो जाएंगे, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, स्वास्थ्य में कमजोरी होगी, कपकपी होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी। ये सब भरणी नक्षत्र में होता है। तो ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप करना है और अगस्त के वृक्ष की जड़ अपने गले में रविवार को धारण करना है। आगे बढ़ के बात करेंगे। सौभाग्यशाली है क्योंकि सौभाग्य योग में जन्म हुआ है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण होगा, इस वजह से व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, असंतोष सब भरा पड़ा है। राजसिक प्रवृत्ति से अपने आप को उठा करके सात्विक प्रवृत्ति की तरफ लेके आना है और एक अवस्था ऐसी हो जाएगी जहां आपके अंदर तीनों ही गुण नहीं रहेंगे, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और फिर आप ईश्वर के जैसे हो जाएंगे, उनके ही जैसे हो जाने की कोशिश करेंगे। है कि नहीं बात? यह आपकी कुंडली का पंचांग था। अब आगे आपकी कुंडली में ग्रह के विश्लेषण से आपका परिचय करा देता हूं। आपकी कुंडली से आपका परिचय करा देता हूं। लग्न का मान 0 अंश का है, इस वजह से कई बार व्यक्ति के निर्णय गलत हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल वृतांत कथा की तरह बता देता हूं। पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न है, इस वजह से सात्विकता जीवन में बनी रहेगी और उस नक्षत्र के स्वामी जो गुरु हैं वो आपकी कुंडली में नीच के हैं, जिनका नीच भंग लगभग नहीं हुआ है
और नवांश चक्र में वो उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे उनका नीचभंग हो रहा है। ये भी नीचभंग होगा, पर सामान्यतया ये अच्छा नीचभंग है, इससे भी ग्रह का नीचभंग होता है। पर यहाँ पे शनि से दृष्ट होने के कारण और कर्क लग्न की कुंडली के लिए 6वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के, और ज़रा ध्यान से देखिए तो गुरु जो हैं वो राहु और केतु के केंद्र में हैं, और दूसरा कि ये इस कुंडली के लिए रोगेश होते हैं, नीच के हुए हैं, राहु और केतु के केंद्र में हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न बना है जिसके स्वामी ही नीच के हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ी रहेगी, मतलब अव्यवस्थाओं में कई बार व्यक्ति को देखा जा सकता है, उससे निर्णय गलत हो सकता है। हालांकि फिर भी यहाँ पे एक पक्ष जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि व्यक्ति के जीवन में ये गुरु धनदायक तो होंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि दशमांसा चक्र में दशम और लग्नेश होकर के मित्र की राशि में बैठे हैं। हाँ, धन बचाने में दिक्कत जरूर होगी, ये बात भी पक्की है, पर व्यक्ति अपने कारोबार से संतुष्ट रहेगा और आक्रामक भी होगा कारोबार और करियर को लेकर के। धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, और इस भाव के स्वामी शुक्रदेव जन्म कुंडली में उच्च के हैं, इस वजह से धन, लाभ और भाग्य तीनों ही व्यवस्थित हो गए। सूर्य वहाँ 21 अंश के बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत बलशाली हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं। नवांश चक्र में भी वो ग्रह आपको अपने दशा में प्रतिष्ठा, पद, प्रमोशन, नया कारोबार दे सकता है। उस सूर्य की दशा में अगर आप बात करें तो उस सूर्य में चंद्रमा, राहु और शनि के साथ केतु की दशा कष्ट देने वाली, हड्डियों का, दांतों का और आँखों के संबंध में समस्या देने वाली हो सकती है। उसके बाद चंद्रमा की बात करते हैं तो लग्नेश होते हैं चंद्रमा, और जाकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं। लग्न का अधिपति अगर दशम स्थान में बैठता है तो इसे लक्ष्मी संपन्न योग कहा जाता है। लग्न पे गुरु की उच्च दृष्टि व्यक्ति की कुंडली में उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में गुरु, गुरु से केंद्र में चंद्रमा, चंद्रमा के साथ बुध, और जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि बैठे हैं सप्तमेश होकर के। और यहाँ पे जो शनि बैठे हैं वो जरा ध्यान से देखिए तो लग्न में बैठे हैं, यहाँ भी सप्तमेश होकर के केंद्र में लग बैठे हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से शनि का संबंध ठीक है, कोई खराब नहीं है। चंद्रमा से गुरु का संबंध ठीक है, चंद्रमा से बुध का संबंध भी ठीक है, और चंद्रमा से सूर्य का संबंध थोड़ा कमज़ोर है। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति अपने मति बुद्धि का बहुत सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, या कई बार उसकी कुंडली में जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक्टिव होते हैं तो बहुत सारे राजयोगों का फल कुंडली में उस टाइम पे नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा में सूर्य का अंतर चला तो उस समय आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग एक्टिवेट होंगे उनका फल कमज़ोर मिलता है, या जितने भी राजयोग बने हुए हैं उतने, जैसे शुक्र का मालव्य योग बना हुआ है तो शुक्र का मालव्य योग बना और चंद्रमा में सूर्य का अंतर चल रहा है तो शुक्र के मालव्य योग का फल कमज़ोर मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। इस पर मैंने कार्यक्रम बनाया था कि जब शुक्र मालव्य योग लगाते हों और चंद्रमा केंद्र में बैठे हों तो कई बार ये मालव्य भंग हो जाता है, और चंद्रमा जहाँ बैठे हों उनके ठीक आगे पीछे अगर सूर्य बैठे हों तो कई बार ये सूर्य व्यक्ति के मनस्थिति को गड़बड़ करते हैं और वो गलत निर्णय लेने वाला भी हो जाता है। मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ कि व्यक्ति अपने कुंडली में या अपने उच्च आदर्शों को स्थापित करने में कई बार उसे संघर्षों में भी जाना पड़ता है। मंगल जन्म कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली के लिए दशम और पंचम भाव के स्वामी होकर के राजयोग कारक ग्रह हैं, एक आदर्शवें में बैठे हैं, पिता से धन की प्राप्ति करा रहे हैं। 21 अंश के बैठे हैं मंगल देव, सूर्य 3 अंश के बैठे थे, कृतिका नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं, मंगल रोहिणी नक्षत्र में, और चंद्रमा जन्म कुंडली में दशम स्थान में। चंद्रमा दशम स्थान में स्वतंत्र कारोबार करवाते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र कारोबार करें, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल अपनी दशा में पराक्रम की वृद्धि कराएंगे। मंगल अपनी दशा काल में साहस, बल, धैर्य और यश की वृद्धि कराएंगे। इतना ही नहीं, वो उसके इच्छाओं की पूर्ति भी कराएंगे और लालसाओं की वृद्धि भी करेंगे। तो मंगल आपको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। पर एक जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि शनि और मंगल आमने सामने हैं, एक दूसरे से केंद्र में हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या जीवन उदाहरण बन जाता है। किस मामले में? तो आपको धोखा दे दे कोई, स्वास्थ्य में कमज़ोरी रहे, माता पिता के स्वास्थ्य में कमज़ोरी रहे, कई बार रिश्तेदार इष्ट मित्रों के साथ ऐसी अनबन हो जाए जिसके कारण व्यक्ति समाज में उदाहरण बन जाता है। तो ये शनि और मंगल के आमने सामने होने के कारण कई बार व्यक्ति उदाहरण बनता है। हम उदाहरण न बने, इस वजह से हमें सजग रहना होगा। ये बात मैंने अभी ही बता दी।
तो मंगल आपकी कुंडली में धन भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं और छठे भाव को देख रहे हैं। ये तीनों ही जगह पे उनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा उत्तम परिणाम देने वाली होगी। और कर्क लग्न की कुंडली में मंगल की दशा में गुरु, मंगल की दशा में राहु, मंगल की दशा में सूर्य, ये सब ग्रह अच्छे जाएंगे। यहाँ तक कि मंगल की दशा में बुध और चंद्रमा भी अच्छे जाएंगे, मंगल की दशा में सूर्य भी अच्छे जाएंगे। मतलब मंगल की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी बनेगी और उस दशा काल में व्यक्ति का पराक्रम और शौर्य बढ़ेगा। बुधदेव इस कुंडली के लिए होते हैं 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी, 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी। दशम स्थान में बैठे व्यक्ति माता पिता भाई बहन के ऊपर खर्च करने वाला होता है और उनकी जिम्मेदारी निभाने वाला भी होता है, अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी का भरपूर वहन करता है। 12वें भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी लाभ भाव में, 12वें भाव के स्वामी दशम में और लग्न के स्वामी भी दशम में। तो 12वें भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी दशम स्थान से होता हो लग्न इसके साथ, 12वें भाव के स्वामी बुध, लग्न के स्वामी चंद्रमा, ये दोनों एक साथ जब दशम स्थान में बैठते हों तो व्यक्ति का व्यय गड़बड़ नहीं होता और वो ऋण में नहीं मरता है, ये पक्की बात है। तो यहाँ पे जो बुध का प्रभाव है वो व्यक्ति को इतना सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला, अनुभवी, वृतांत सुनने वाला, बहुत गहराई से किसी भी बात को समझने वाला, हर एक विषय की जानकारी रखने के लिए इच्छुक रहने वाला और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए समग्र रूप से संपूर्ण मेहनत करने वाला बना देते हैं। ये बुध का प्रभाव है। कृतज्ञ है, अनुशासित है, हसोड़ प्रवृत्ति का है और बालकपन की अवस्था हमेशा लिए हुए है। तो ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक है कि आपकी कुंडली के बुध आपको बेहतर बना रहे हैं और थोड़ा बहुत करियर को लेकर के पॉजिटिव भी बना रहे हैं, सेंटिमेंटल भी बना रहे हैं। बुध भरणी नक्षत्र में 14 अंश के बैठे हैं। इस हिसाब से व्यक्ति को फैशन की समझ, कलाओं की समझ और बहुत सारे विषयों का ज्ञान ये बुध देव की दशा में प्राप्त होगी। उस बुध की महादशा में शनि का अंतर, राहु केतु का अंतर और कई बार तो थोड़ा मंगल का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है। बाकी की दशाएं अच्छी बीतेंगी। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव के साथ साथ छठे भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव में बैठे जिनका नीचभंग गुरु के नौमांश चक्र में उच्च के होने के कारण मिल रहा है। ये गुरु की दशा आपको निश्चित रूप से मैंने पूर्व में कहा था धनदायक होगी और 100% ये ग्रह, जैसे गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, गुरु शनि के साथ बैठे हैं और यहाँ पे शनि का संबंध गुरु से बन रहा है। जैसे समझते हैं कैसे, शनि की 10वीं दृष्टि गुरु पे है, शनि और गुरु साथ में बैठ गए, शनि की दृष्टि गुरु पे है। इसका अर्थ होगा और चंद्रमा पहले अनियमित है, मतलब हमारी कुंडली में हमारे सारे ग्रह हमारे अनुकूल हैं, न्याय कर रहे हैं, क्योंकि शनि और गुरु का प्रत्यक्ष संबंध बन रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में न्याय, दर्शन, धर्म, पुराण, वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, जितने भी छुपे हुए विज्ञान हैं जो विश्लेषण करना सिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति को आता है और जो रुचि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अपने ही क्षेत्र का नहीं, कई सारे विषयों का व्यक्ति जानकार होता है, किसी का लाभ नहीं उठाना चाहता है, बस न्याय करना चाहता है। मंगल बुध गुरु के बारे में भी चर्चा हो गई है हमारी। गुरु 22 अंश के बैठे हैं सर्वाधिक अंशों के साथ और वो ग्रह नवांश में उच्च का हो रहा है। आपकी कुंडली के भाग्येश हैं, आत्मकारक हैं। नवांश कुंडली में भी भाग्येश होते हैं। वर्गो तमो तत् स्वनवान सकास्तु, ग्रह वर्गोत्तम है तो बली है। इतना ही नहीं, आप जब ध्यान से देखेंगे तो गुरु 22 अंश के बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं। तो मैंने क्या बात कही, सारे ग्रह निर्णायक हैं, सारे ग्रह न्याय करेंगे और व्यक्ति के जीवन में 100% न्याय हमेशा रहेगा। वो किसी के प्रति भी कोई ऐसा बैर भाव नहीं है, इमोशनल है और किसी भी विषय वस्तु को लेकर के इमोशनल बना हुआ है। वो दाम्पत्य को लेकर के इमोशनल है, अपने व्यापार को, अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी, अपने वस्त्र, आभूषण, सबको लेकर के वो एकदम बिल्कुल बंधा हुआ है और किसी को भी त्यागना नहीं चाहता है। वो तो कई बार ये तक सोचता है कि कैसे दुनिया धीरे धीरे हाथ से फिसलती जा रही है, छूटती जा रही है और उसे चाहता है कि रोक ले। पर बात यह है कि उसके बस के बाहर है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही एक समय पर आपके सामने सारे रिश्तेदारों को ला करके पटक देते हैं, जहां उनके बीच में आप खेलते हैं और वक्त के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे एक के बाद एक सारे रिश्तेदार धीरे धीरे छूटते जाते हैं। फिर आपका मिलना सिर्फ मोहताज हो जाता है कि कोई ऐसा आयोजन हो जिसमें आप मिले। पर सामान्यतया कर्क लग्न के लोगों को आसानी से अपनी यादों से और पुरानी यादों से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है और ये कई बार
अपने हृदय की बात, मन की बात किसी को भी बताने में प्रायः असमर्थ भी खुद को महसूस करते हैं, क्योंकि कई बार इनका जो इमोशन है वो इतने ऊंचे लेवल का हो जाता है कि सामान्य व्यक्ति जो पुरानी बात कभी याद ना करे या वो उन यादों से अपने आप को मुक्त करके बैठा है, उसके सामने जब कभी भी अपनी यादों का पिटारा खोलते हैं तो इन्हें हंसी का पात्र समझ लिया जाता है। ये कई बार इस बात को कहेंगे कि नहीं, सब बांध के रहो, एक दूसरे से जुड़ कर रहो, एकदम बिल्कुल सिमट के रहते हैं, अपने आप को एकदम बिल्कुल पिटारे में बंद करके रखते हैं, पर बाकी के लोगों का दर्शन इससे बिल्कुल विपरीत होता है और जिसके कारण कई बार व्यक्ति को इमोशनल कह दिया जाता है। ये चीज़ है। तो ये गुरु हैं। उसके बाद शुक्रदेव आपकी कुंडली में उच्च के हैं, इस वजह से सांसारिकता बहुत व्यापक है, व्यक्ति अंदर तक समाया हुआ है, गहराई तक किसी भी विषय को जानना चाहता है, अपने फैशन को लेकर के सजग है, अपनी वाणी को लेकर के सजग है, अपने कम्युनिकेशन को लेकर के बड़ा एकदम जिम्मेदार है और वो कई सारे विषयों का जानकार है। धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, न्याय शास्त्र, कला शास्त्र, है ना, योग शास्त्र, इन सभी विषयों का वो जानकार है और सब में अपनी रुचि लगातार बनाए रखता है और सब में निरंतरता से कोई ना कोई नई बात नित्य प्रति सीखने की पूरी कोशिश भी करता है और उसमें वो सफल भी होता है। शुक्र सिर्फ सुंदरता के और लग्जरी के कारक नहीं है, वनस्पत वो आपको सभी विषयों का जानकार भी बनाते हैं। आपके पास हर प्रकार की विद्या होगी, आप शास्त्रीय अशास्त्रीय विद्या के मालिक होंगे और उसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे और लगभग आप उसमें सफल भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा है। तो ये शुक्रदेव हैं जो व्यक्ति को रुचि हर क्षेत्र का रखवाते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। वृश्चिक राशि के शनिदेव वात जनित समस्या देते हैं, मतलब पेट में गैस बन सकता है और कई बार पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव के शनि जठराग्नि को कमज़ोर करते हैं और पेट में वात बनाते हैं, जिसके कारण कई बार बदन दर्द, माथे का दर्द और कई बार आँखों की समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस, पसीना आना हथेली से, तलवों से, या घबराहट, बेचैनी होना, कपकपी हो जाना, इस तरीके की जो शिकायतें होती हैं वो शनिदेव देते हैं। या यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य आदि में एक प्रायः छोटा सा या बड़ा सा विलंब रहता है। वो शनि गुरु को देख रहे हैं तो धर्मशास्त्र में निपुण होगा। 12वें 11वें भाव पे सूर्य और मंगल को देख रहे हैं, इस वजह से रोग देंगे। और द्वितीय भाव पे शत्रु की राशि देख रहे हैं, इस वजह से वाणी में कठोरता। यह कई बार व्यक्ति के जीवन में बहुत ही एकदम अलग तरीके का कृपण भाव दे देते हैं। राहु दशम स्थान में बैठे हैं, ये बहुत अच्छे बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, उनसे केंद्र में गुरु बैठे हैं। उस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में उनसे तुरंत निकट योग कारक केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः सतो सतः शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान निर्णाम। शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में या केंद्र में या त्रिकोण के जो बैठे राहु होते हैं वो बड़े अच्छे परिणाम देते हैं और व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। इतना ही नहीं, दशम स्थान के राहु व्यक्ति के दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और उज्ज्वल भविष्य की तरफ विचार करने वाला, या एकटक उस वस्तु को तब तक देखते रहना, उसके प्रति आशा बांध करके रखना जब तक कि वो आंखों से बिल्कुल ही ओझल ना हो जाए। मतलब ये है कि हमारा रिश्तेदार उस बस में बैठा जबकि वो मुझे नहीं देख रहा, मैं तब तक उसको देख रहा हूँ जब तक कि वो बस आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इस प्रकार की कृतज्ञता अपने संबंधों को लेकर के है। इस प्रकार का जो चरित्र है वो व्यक्ति के चिंतन में समाया हुआ है ना। तो ये अच्छी बात है। आप अपने कारोबार को लेकर के बड़े सजग हैं, अपने नुकसान को लेकर के बड़े सजग हैं, अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं, अपनी सामाजिकता को लेकर के सजग हैं और 100% गुरु की दशा, शनि की दशा और शुक्र की दशा इतना ज़्यादा अच्छा परिणाम देगी। शनि की दशा इस कुंडली के लिए मारक होती है, पर सामान्यतया पंचम भाव में बैठ करके वातजनित वो मारने का काम करेंगे, पाचन तंत्र को मारेंगे। लेकिन गुरु और शुक्र ये दोनों अच्छे होंगे। साथ ही साथ इस कुंडली में राहु भी 100% अच्छा परिणाम करेंगे, क्योंकि अवस्था में 24 अंश के बैठे हैं, भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं, दशम स्थान में बलवान होते हैं और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति योग कारक होकर के लाभ कर रहा है। उतना ही नहीं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति शुक्र भी बलवान है। बड़ी सामान्य बात नहीं है ये बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से अब जरा ध्यान से देखिए तो इस कुंडली में लग्न में 4 नंबर, यहाँ भी तो मैंने क्या कहा, व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांसकास्तु। लग्न वर्गोत्तम है
और इतना ही नहीं, गुरु उच्च के हो जा रहे हैं। शनि यहाँ 8 नंबर में बैठे हैं और यहाँ पे शनि 4 नंबर में बैठ रहे हैं, तो शनि की दशा भी कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित करने वाली ही होगी। इसमें आप आधुनिक क्षेत्र के कितने भी कारोबार करना चाहते हैं 100% कर सकते हैं। दिन आपके लिए रविवार, सोमवार और मंगलवार का अच्छा रहेगा। नक्षत्र श्रवण का अच्छा है, भरणी अच्छा है, अश्विनी अच्छा है, रोहिणी अच्छा है, पुष्य अच्छा है, पुनर्वसु अच्छा है, उत्तराषाढ़ा अच्छा है, अनुराधा अच्छा है। कोई भी काम करना हो इस नक्षत्र में कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र में दान करना चाहिए। अंक आपके लिए 2 और 5 अच्छे होंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण और उत्तर और पूर्व की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पूर्व दिशा होगा या उत्तर दिशा, पूर्व से ज़्यादा उत्तर, ये दिशा अच्छी होगी। मैत्री, वृश्चिक और मीन वालों से अच्छा होगा। मारक आपकी कुंडली में होंगे सामान्यतया गुरु, कभी कभी द्वितीय भाव सप्तम भाव में बैठे हैं तो, और सूर्य सहायक मारक होंगे। सूर्य, मंगल और गुरु और शनि ये कभी कभी आपको परेशान ज़्यादा करेंगे, पर द्वितीय भाव पे शनि की और राहु की और मंगल की दृष्टि है। इस वजह से सूर्य के भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु सबकी दृष्टि है। इस वजह से सूर्य की दशा में जब कभी भी शनि, सूर्य की दशा में जब कभी मंगल, सूर्य की दशा में जब कभी राहु, या राहु की महादशा में शनि, राहु की महादशा में सूर्य, राहु की महादशा में मंगल जब कभी आएंगे तो ये कष्ट देंगे या मारक चलेंगे। क्लियर है? आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली के गुरु हैं, वो नवांश में उच्च के हैं, योग कारक होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लग्न कुंडली में लग्न में कोई नहीं बैठा है और देख रहे हैं गुरु खाली। नवांश कुंडली में लग्न में सारे ग्रह बैठ गए हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो चंद्रमा कौन है? इस कुंडली के लग्नेश धन भाव में बैठे हैं। यहाँ धन भाव के स्वामी कहाँ हैं? लाभ भाव में। यहाँ लग्न के स्वामी कहाँ हैं? धन भाव में। धन भाव के स्वामी कहाँ हैं? धन भाव को देख रहे हैं। लग्न के स्वामी कहाँ हैं? धन भाव में। ये महाधनी योग है और इतने सारे धन योग बने हुए हैं, सिर्फ धन भाव से ही आप जोड़ लीजिए ना। गुरु बैठे हैं जो कौन है? भाग्य भाव के स्वामी। बुध बैठे हैं जो कौन है? पराक्रम और 12वें भाव के स्वामी, जो व्यक्ति को ऋण से मुक्त करेंगे। मंगल बैठे हैं जो कौन है? दशम स्थान के स्वामी, योग कारक ग्रह। शनि बैठे हैं जो सप्तमेश और जन्म कुंडली के अष्टमेश होते, थोड़ी बहुत चिंता शनि की दशा में रहेगी। सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। सूर्य लग्न धन भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं। चंद्रमा लग्नेश होकर के दशम स्थान में बैठ गए। लग्नेश धन भाव में बैठ गए। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इतनी सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। यहाँ पे मंगल, चंद्रमा और बुध बैठे हो, व्यक्ति को सोफिस्टिकेशन देंगे और अपने चुनौतियों से व्यक्ति को, कभी भी व्यक्ति अपने कारोबार में जितनी भी समस्या हो, जितने भी शत्रु बनते जाएं, उससे उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, परोपकार, ये सब व्यक्ति के जीवन में सदैव रहता है। और जिसको एक बार धन दे दे उस पर दोबारा देखता नहीं है। इस वजह से भी कई बार इनके धन की हानि होती है, क्योंकि अष्टम भाव पे, 6वें भाव पे मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है। एनर्जी अच्छी है, महत्वाकांक्षा अच्छी है और व्यक्ति के पराक्रम पे उसका 100% विश्वास 100% है। सूर्य को बलवान बनाना होगा, नियमित दिनचर्या का पालन करना ही होगा। ओम आदित्याय नमः का जप करना होगा। माणिक भी धारण कर सकते हैं। सूर्य को नियमित अर्घ, इसके बाद चने की दाल दान करें, शहद दान करें, तांबा दान करें, गायत्री मंत्र का जप करें या गुरु से दीक्षित हों। इसके साथ गाय की सेवा, गाय की परिक्रमा और गंगा जल का सेवन, अशोक के वृक्ष का लगाना, पीपल के वृक्ष का लगाना, बरगद के वृक्ष का लगाना, सहतूत के वृक्ष का लगाना, आपकी कुंडली में जितने ग्रह हैं इन सबको ठीक करने का सबसे बेहतर उपाय। नियमित दिनचर्या आपकी है, उसे और भी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। आपका निर्णय सही है, गलत आपका निर्णय नहीं है। और जितने भी कुंडली के ग्रह हैं ये सब के सब अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। शनि, राहु और केतु चाहे कितने भी खराब हैं, उसमें से शनि थोड़े गड़बड़ होंगे अपनी दशा, अपनी नेचर के हिसाब से, लेकिन राहु और केतु भी 100% आपके साथ खड़े होंगे। अगर मैं बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर बात कर दूं तो इस कुंडली में संतति का सुख 100% बहुत अच्छा है। दिलचस्पी अच्छी रहेगी, उनसे प्रेम अच्छा रहेगा, अनुशासन थोड़ा बहुत रहता है वो रहेगा। और भवन, भूमि, वाहन से संबंधित चीज़ों का क्षेत्र आपकी कुंडली में गुरु की दशा में और साथ ही साथ गुरु की दशा में और मंगल की दशा में, राहु की दशा में भी लगभग भवन, भूमि, वाहन का सुख, चीज़ें इकट्ठा करना। इस दशा काल में अगर चीज़ें मैनेज करनी हो, स्टेट तैयार करना हो, धन तैयार करना हो, धन बचाना हो तो कर सकते हैं। माता और पिता को लेकर के सावधान रहेंगे आप गुरु की दशा में, केतु की दशा में
और शनि की दशा में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहेंगे। बुध और चंद्रमा की दशा में स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्या ना हो, इसका ध्यान देना होगा। जबकि सूर्य और शनि की दशा में दांतों से संबंधित समस्या ना हो, जबड़े में दर्द ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। राहु और केतु की दशा में कई बार मन बुद्धि चित्त में व्यग्रता और भ्रम की स्थिति रहेगी। राहु और केतु की दशा में कई बार कारोबार का प्रेशर बढ़ेगा, जबकि शनि और बुध की दशा में धार्मिकता बढ़ेगी। संतान को लेकर के हमें बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है, उधर से आपको जरा भी दिक्कत नहीं है। इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। व्यक्तित्व ठीक है, बुद्धि बहुत अच्छी है, पराक्रम बिल्कुल ठीक है, इसे इतने पे ही मेंटेन करें। और भी कारोबार में अगर आप बढ़ाना चाहें तो आधुनिक में फर्नीचर वगैरह बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट से जोड़ करके कोई भी काम करना हो आप आराम से कर सकते हैं। हमारे मन को शांति नहीं है, हमारी माता तबीयत से कमज़ोर हैं, हमें उनका ध्यान रखना होगा। उसके बाद यश मान पद प्रतिष्ठा अगर थोड़ा कम मिल रहा है, पर फिर भी जो मिल रहा है वो बहुत है। उसमें शनि की कमजोरी के कारण बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण नित्य प्रति करें। नौकरी और व्यवसाय में व्यवसाय ज़्यादा अच्छा है, नौकरी के साथ भी व्यवसाय किया जा सकता है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, आयु बहुत अच्छी है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि आप लक्ष्मी संपन्न योग लेकर के पैदा हुए हैं। धर्म में रुचि पैदा होती रहे और कई बार हमारे ऊपर हमारी विलासिता हावी ना हो, मिमेकेबल बने, थोड़ा बहुत ज़्यादा लग्जरी ना रहे जीवन में, मतलब ठीक ठाक रहे। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें, सामाजिकता और बढ़ाई जा सकती है। समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, धर्म के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, गायों के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, धर्म की जो सुरक्षा में लगे हैं उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, बाजार के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, पर्यावरण के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, इसका ध्यान निश्चित रूप से रखना होगा। नहीं तो ये बुध, चंद्रमा और राहु आपको कई बार स्वार्थी भी बना देंगे। उसके बाद यहाँ लाभ ठीक है, लाभ और हानि ठीक ठाक है और आपकी एनर्जी अच्छी है। ऋण में आप नहीं रहेंगे और बेवजह के झगड़ों में भी आपकी कुंडली कभी परेशान नहीं होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के इस कुंडली में कोई विवाद नहीं होगा। बच्चों से मतभेद तो नहीं, पर उनसे भौगोलिक स्तर पे दूरी हो सकती है शनि के कारण। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।